Now friends, let us start with chapter number 2, that is meeting of board and its powers. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड की मीटिंग कब कब होनी चाहिए, उसके एक्सेप्शन क्या, नोटिस किसको किसको हमें भेजनी है, बोर्ड मीटिंग के कोरम क्या होने चाहिए, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या, किस किस को एक कंपनी लोन एंड एडवांसेस दे सकती है, कितना मैक्सिमम बोरोइंग्स कर सकती है, बोर्ड के पावर्स क्या, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। It is a very important chapter so far as examination is concerned. Starting with section number 173, meeting of board. What is the frequency of a board meeting? किसी भी कंपनी में कितनी बोर्ड मीटिंग्स होनी चाहिए? उसकी सबसे पहली बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए within 30 days from the date of incorporation. Incorporate होने के 30 दिन के अंदर अंदर सबसे पहली बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए. And what about the subsequent board meeting? उसके बाद हर साल क्या? एक कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग, इन अ कैलेंडर ईयर एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग, और उस 2 मीटिंग के बीच का जो गैप है दैट शुड बी मैक्सिमम 120 डेज। मिनिमम की क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम 120 दिन होना चाहिए। 120 के पहले दूसरी बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए और एक कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग। कोविड के वजह से यहां पे भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट इस 4 बोर्ड मीटिंग और मैक्सिमम 120 डेज के कुछ एक्सेप्शन है। व्हाट इज द एक्सेप्शन? अगर आपकी कंपनी ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी, या तो स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, या तो न्यूली स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, तो इनको 4 बोर्ड मीटिंग प्लस 120 डेज एप्लीकेबल नहीं होगा। इनके लिए क्या एप्लीकेबल होगा? 1 बोर्ड मीटिंग इन हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, 6 महीने में 1 बोर्ड मीटिंग, एंड 2 बोर्ड मीटिंग का गैप, यहां पे मिनिमम 90 डेज, नॉट लेस देन 90 डेज। वहां पे मैक्सिमम 120 डेज था, यहां पे मिनिमम 90 डेज है। वहां पे 4 बोर्ड मीटिंग चाहिए थी, यहां पे 6 महीने में 1। और अगर आपकी कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 137 एंड 92, देन 1 मीटिंग इन हाफ कैलेंडर ईयर। फिर यहां पे जो 90 डेज वाला क्राइटेरिया था, ये यहां पे नहीं है, तो ये थोड़ा अलग से आपको ध्यान में रखना था। इस नोटिफिकेशन का इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा ही निकलता है। ये जो बोर्ड मीटिंग का क्राइटेरिया है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी हैविंग ओनली 1 डायरेक्टर। कैसा लगेगा? वही डायरेक्टर खुद बोर्ड मीटिंग बुला रहा है, रिजोल्यूशन पास करवा रहा है, खुद से ही बातें कर रहा है, तो बोर्ड मीटिंग की वहां पे जरूरत नहीं है। अच्छा, याद रखना, ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग के बाद जो एडजॉर्न मीटिंग होती है, वो एडजॉर्न मीटिंग को अलग नहीं गिना जाएगा। इट विल बी काउंटेड एज ओरिजिनल मीटिंग ओनली, तो उसे अलग से नहीं गिनना है। बोर्ड मीटिंग में आप खुद को प्रेजेंट कैसे कर सकोगे, पार्टिसिपेट कैसे कर सकोगे? यू कैन पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग आइदर इन पर्सन, यानी फिजिकली, और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड विथ डेट एंड टाइम। यानी व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते, इट इज नॉट बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड प्रॉपरली विथ डेट एंड टाइम। आपको प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए, लाइक जूम इज ओके, और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। एक ही एग्जांपल इसका मैं दे सकता हूं, लाइक सैटेलाइट प्रेजेंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो डिस्कस करने के लिए कोरम जो आपकी होती है, वो कंपलसरी फिजिकल मेंटेन होनी चाहिए। यानी जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, वो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। बाकी के डायरेक्टर्स ऑडियो विजुअल मीन से प्रेजेंट हो तो चल सकता है, पर कोरम कंपलसरी फिजिकल होनी चाहिए। कितनी कितनी चीजों को डिस्कस करने के लिए, एज पर रूल 4, नंबर 1 अडॉप्शन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। नंबर 2 अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड लास्ट मैटर्स रिलेटिंग टू मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन। कैन आई से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये 5 चीजें जब भी डिस्कस हो रही है, उस एजेंडा के दौरान कोरम फिजिकली मेंटेन होनी चाहिए। बाकी के डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी खुद प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द जनरल प्रोसेस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑडियो विजुअल मीन्स? मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो 4-5 पेज में बहुत बड़ी बड़ी प्रोसीजर लिखी हुई है। जितनी जरूरी चीजें हैं वो यहां पे समराइज मैनर में मैंने इंक्लूड की हुई है। सबसे पहला, कंपनी विल मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू अवॉइड द फेलियर ऑफ कनेक्शन। इंटरनेट फैसिलिटी सब बढ़िया है कि नहीं, ये कंपनी अच्छे से देखेगी। द चेयरपर्सन ऑफ दैट मीटिंग, जनरली तो चेयरपर्सन जो कंपनी का होता है वही जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग का चेयरपर्सन भी होता है, पर बोर्ड चाहे तो कोई दूसरा चेयरपर्सन भी रख सकता है। दैट चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड कंपनी सेक्रेटरी will safeguard the integrity of the process to store it to ensure that no other person is attending that.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक ही डर रहता है कि ये मीटिंग कोई दूसरा थर्ड पार्टी सुन तो नहीं रहा ना, जो इनसाइडर ट्रेडिंग भी कर सकता है आपकी कंपनी के शेयर्स का। ये ना हो, इसकी जिम्मेदारी चेयरपर्सन और सीएस की रहती है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग चेयरपर्सन एक रोल कॉल करवाएगा, जिसमें हर एक डायरेक्टर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना नाम बोलेंगे, कौन से लोकेशन से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको एजेंडा सही से मिला था कि नहीं, एंड ही विल ऑल्सो से दैट नो वन एक्सेप्ट मी इज अटेंडिंग दिस मीटिंग, ताकि वो लोग श्योर हो जाए कि कोई थर्ड पार्टी यहां पे नहीं बैठा हुआ है। नो पर्सन एक्सेप्ट चेयरपर्सन, सीएस एंड डायरेक्टर by the board is allowed will access that place from which video conferencing is being done. Draft minutes of every board meeting will be circulated among all the director within 15 days of the meeting in electronic mode or in writing. मीटिंग हो जाने के बाद इसकी जो मिनट्स बनती है वो सभी डायरेक्टर को उसका ड्राफ्ट भेजने का 15 दिन के अंदर अंदर, हर एक डायरेक्टर उसको 7 दिन के अंदर अंदर अप्रूव करेगा और उन्हें अगर चाहिए तो कुछ प्लस माइनस करने के लिए सजेशन दे सकता है, और तब जाके वो मिनट्स बुक का पार्ट बनेगी, विच इज अ परमानेंट रिकॉर्ड। नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग कंपलसरी है, बोर्ड मीटिंग की नोटिस भेजना कंपलसरी है। इट इज टू बी सेंट इन राइटिंग। राइटिंग बोले तो फैक्स भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है। किसको किसको भेजोगे? टू ईच एंड एवरी डायरेक्टर। ये ऑल डायरेक्टर बहुत बड़ी बात होगी, चाहे वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, पहले से उसने बोला हुआ है कि मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा, कुछ भी है, इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर है, ओरिजिनल डायरेक्टर या अल्टरनेट डायरेक्टर है, कुछ भी, हर एक डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग की नोटिस देना कंपलसरी है एट रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ दैट विद कंपनी। उनका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पे ये भेजो। एटलीस्ट 7 days बिफोर द बोर्ड मीटिंग तो दे ही देनी पड़ेगी नोटिस, 7 दिन के पहले। कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई तो शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हो, पर शॉर्टर नोटिस पे बुलाई गई ये जो मीटिंग है वहां पे एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, जहां जहां पे भी वो है वहां पे। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी का मीटिंग में नहीं रह पाया तो जो भी रिजोल्यूशन पास होते हैं वो एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेटिफाई करके देने पड़े। ये जो नोटिस है जैसे मैंने बताया इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी भेजी जाएगी, ओरिजिनल डायरेक्टर को भी भेजी जाएगी, अरे इवन टू दैट डायरेक्टर ऑल्सो हु हैज शोन इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। ये नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ होगा? ये बोर्ड मीटिंग की नोटिस में लिखा गया होगा कि ये डायरेक्टर चाहे तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पार्टिसिपेट कर पाएगा, कंपलसरी ये लिखना पड़ता है। अगर डायरेक्टर को ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना है तो वो अपना ये इंटेंशन चेयरपर्सन या सीएस को बताएगा, जो उनके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट करके देंगे। अच्छा, अगर डायरेक्टर को पता है कि मैं ये आने वाले पूरे फाइनेंशियल ईयर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अटेंड करने वाला हूं, तो if director wants to attend from beginning in all the board meeting through video conferencing, he can intimate to the company in beginning of the current year and it will be valid for one particular calendar year. हाँ, अगर ये बोला हुआ है कि मैं आने वाले पूरे साल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही अटेंड करूंगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही रखो, फिर अगर उसे चाहिए तो वो फिजिकली भी मीटिंग को प्रेजेंट कर सकता है। अगर नोटिस भेजने में कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ, कोई फेलियर हुआ ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर टू हुम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन, द पेनल्टी विल बी लेविड अप टू 25,000 फॉर एवरी सच ऑफिसर ऑफ द कंपनी। यहां पे मीटिंग कहां पे होनी चाहिए ऐसा कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है, कहीं पे भी हो सकती है। एजेंडा कंपलसरी भेजने का कि नहीं वो भी नहीं बताया गया है, बट एज अ गुड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यू शुड। मीटिंग की कोरम क्या होनी चाहिए, कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए फॉर ईच एंड एवरी एजेंडा। हर एक एजेंडा शुरू होने से पहले आपको यह देखना पड़ता है कि क्या कोरम प्रेजेंट है कि नहीं, यानी कोरम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू आउट द मीटिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में थे बीच में चले गए, कोरम कंटिन्यूअसली होनी चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग। जनरली जब आप कोरम गिनते हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो डायरेक्टर है उन्हें भी गिन लेते हो, एक्सेप्ट फॉर दैट 4 मैटर्स। नाउ यहां पे कोरम कितनी? कोरम विल बी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, यानी कि एटलीस्ट 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। टोटल का 1/3 या तो 2, दोनों में से जो ज्यादा है वो। आपका ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ना वो कम कोरम नहीं रख सकता। हाँ, ये जो प्रोविजन है उससे ज्यादा कोरम के बारे में एओए डिस्क्लोज कर सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। अगर मान लो आपकी मीटिंग में कोरम नहीं है तो क्या होगा? कोरम ना होने की वजह से ये मीटिंग हो जाएगी एडजॉर्न, और ये एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम तो होनी चाहिए। मान लो एडजॉर्न मीटिंग में कोरम नहीं हो पाती तो जितने डायरेक्टर प्रेजेंट है वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करके कोरम फुलफिल कर लेंगे।
यहां तो वो शेयर होल्डर की मीटिंग बुला लेंगे अर्जेंट में कि आप नए डायरेक्टर अपॉइंट करो, हमारे डायरेक्टर मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे। अब ये एक ट्रिकी पॉइंट यहां पे ऐसा है कि ये जो कोरम गिन रहे हो ना, वहां पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर, सेक्शन 184 का जब रिवीजन करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है, एजेंडा जिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का या अग्रीमेंट का है उसमें वो खुद इंटरेस्टेड है, तो उस पर्टिकुलर एजेंडा के लिए वो कोरम में नहीं गिने जाएंगे, वो मीटिंग भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोरम में नहीं गिने जाते। आप जो कोरम गिन रहे हो कंपलसरी इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर ओनली। एक्सेप्शन सिर्फ इतना कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहां पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने अगर डिस्क्लोज कर लिया उसका इंटरेस्ट तो बहुत बढ़िया, वो भी कोरम में गिना जाएगा। सो नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर विल नॉट बी काउंटेड इन द कोरम। पर अगर मान लो एक लोचा हो गया, कंपनी के 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर इंटरेस्टेड निकले, तो क्या हो गया? तो ये हो गया कि मैं 1/3 वाला क्राइटेरिया तो कभी फुलफिल ही नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि 2/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर अनइंटरेस्टेड है, सॉरी इंटरेस्टेड है, तो फिर उस कंपनी की कोरम क्या होगी? 2 डायरेक्टर और अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर विचएवर इज हायर। तो नॉर्मल केस में 1/3 और 2 विचएवर इज हायर, पर अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर की टोटल नंबर्स 2/3 से भी ज्यादा है तो 2 डायरेक्टर्स और अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर विचएवर इज हायर। अगर ओरिजिनल मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं होती तो मैंने क्या बताया? बोर्ड मीटिंग एडजॉर्न्ड हो जाएगी। कब एडजॉर्न होगी? नेक्स्ट वीक ऑन द सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम। एडजॉर्न मीटिंग कांट बी ऑन नेशनल हॉलीडे। याद रखना, नेशनल हॉलीडे पे एडजॉर्न मीटिंग नहीं हो सकती। ओरिजिनल मीटिंग हॉलीडे पे हो सकती है, एडजॉर्न मीटिंग नहीं हो सकती। संडे नेशनल हॉलीडे नहीं बोला जाता। अगर मान लो एडजॉर्न मीटिंग का दिन आता है वो नेशनल हॉलीडे है तो उसके तुरंत बाद वाला दिन जो वर्किंग डे है वो। सेक्शन 8 कंपनी की बोर्ड मीटिंग की कोरम कितनी? सेक्शन 8 कंपनी की जो कोरम है दैट विल बी 8 डायरेक्टर्स और 25% ऑफ टोटल विच एवर इज लोअर। यहां पे ये थोड़ा मॉडिफिकेशन आ जाता है। जो डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसे भी आप लोग इंक्लूड करोगे कोरम में, पर वो जो केसेस मैंने आपको स्पेसिफिकली बताए थे, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, अप्रूवल ऑफ अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट कमिटी मीटिंग फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ मर्जर एक्विजिशन एक्सेट्रा, उन केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के डायरेक्टर को कोरम में नहीं लिया जाएगा। द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग शुड बी एंटर्ड इन मिनट्स बुक विद इन ओवरऑल 30 days फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग। Any director can compel to enter certain matters in the minutes if it is necessary to create evidential value। पता रहेगा आपको, कभी भी अगर कंपनी में कोई केस होता है तो मिनट्स बुक एक वैलिड एविडेंस होता है, तो उसमें पर्टिकुलरली हर एक चीजें इंक्लूड की गई है कि नहीं वो देखने का जिम्मा किसका रहता है? डायरेक्टर का। कि बोर्ड मीटिंग में जो जो डिस्कस हुआ वो सारी चीजें मिनट बुक में एंटर होनी चाहिए, क्योंकि वो एविडेंशियल वैल्यू क्रिएट कर रही है। हाउएवर इट शुड नॉट बी डिफामेटरी, किसी के अगेंस्ट स्पेसिफिकली वो नहीं होना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट बोर्ड मीटिंग। अभी मैंने क्या बताया? बोर्ड मीटिंग बुला के आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो सकता है या तो यूनानिमस बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन हो सकता है। बोर्ड मीटिंग में कभी भी स्पेशल रिजोल्यूशन का कोई प्रोविजन नहीं है, पर कभी कभार कुछ ऐसी भी तो चीजें होती है जो डिसाइड करनी है, डायरेक्टर्स को ही तय करना है, पर उसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी जरूरी नहीं है। तो एक रिजोल्यूशन और तरीके से भी आप पास कर सकते हो, बाय सर्कुलेशन विदाउट कॉलिंग बोर्ड मीटिंग। इसके पावर्स दिए गए हैं सेक्शन 175 में, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। जैसे मैंने पहले ही बताया कि बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन कैसे पास होगा? रिजोल्यूशन पास करके, जहां पे या तो ऑर्डिनरी सर्कुलेशन रिजोल्यूशन होगा या तो यूनानिमस रिजोल्यूशन होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप फिजिकली बोर्ड मीटिंग भी रख सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी रख सकते हो, और एक तीसरी चीज है, आप लोग बाय सर्कुलेशन रिजोल्यूशन पास कर सकते हो, जहां पे बोर्ड मीटिंग की जरूरत नहीं रहती। अगर कोई ऐसी मैटर है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसकी वजह से आपको इकट्ठा होना पड़े, तो एक सिंपल रिजोल्यूशन बनाओ, एक लेटर लिखो जिसमें लिखो कि हम ये रिजोल्यूशन कर रहे हैं। कंपनी के हर एक डायरेक्टर के इंडिया के रजिस्टर्ड एड्रेस पे, ध्यान से सुनिए, इंडिया के रजिस्टर्ड एड्रेस पे ये रिजोल्यूशन भिजवाओ, उनको बोलो अप्रूव करके वापस कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर भेजे, तो ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा और ये नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की मिनट्स में इंक्लूड हो जाएगा। मान लो कुछ डायरेक्टर ऐसे है जो इस चीज का अपोज करते हैं कि नहीं, हमें तो बोर्ड मीटिंग में ही ये डिस्कस करना है।
अगर टोटल डायरेक्टर के एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर ने इसे अपोज कर दिया तो बात खत्म, फिर ये रिजोल्यूशन कैंसिल हो जाएगा, फिर कंपलसरी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में ही ये डिस्कस होगा. So this is to be sent on regular address of all the directors by hand or post or e-mode. If 1/3 of the total director insists that matter is not to be circulated, then no circulation will be done. Then only in the next board meeting it will be discussed. Such resolution is to be passed by circulation will be entered in the minutes of the next board meeting. It will be a part of the minutes of next board meeting. याद रखना यहां पे नोटिस भेजना है, रिजोल्यूशन भेजना है सिर्फ इंडिया के अंदर. सेक्शन 176 एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है जो क्या बोलता है, डायरेक्टर को अपॉइंट करने में अगर कोई गलती रह गई, कोई डिफेक्ट रह गया जिसकी आपको जानकारी मिली बाद में 2 महीने के बाद, लेट से कि यार ये प्रोसीजर में ये सही से नहीं हुआ था, ये तो डिफेक्ट रह गई, तो वो अपॉइंटमेंट बट ऑब्वियसली इनवैलिड हो जाएगी. पर ड्यूरिंग दिस 2 मंथ वो बंदा डायरेक्टर के तौर पे काम किया, कंपनी को प्रेजेंट किया, कितने ही डील फाइनलाइज किया, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं हो जाएगी, वो वैलिड ही रहेगी. ये जनरली है ना, हर एक एक्ट में ये पॉइंट रहता है कि अगर उस एक्ट के कॉम्पोजिशन को बनाने में कोई डिफेक्ट रह गई, दैट डज नॉट मीन कि उनके द्वारा लिए गए डिसीजन सीधा वॉइड, वो सब वैलिड ही रहेंगे. चाहे वो सेबी है, चाहे वो पीएमएलए है, कोई भी एक्ट पकड़ लो, ये प्रोविजन, आईबीसी है, ये प्रोविजन तो रहता ही है. No act of director is invalidated if subsequent it is noticed that appointment was invalid or director is disqualified or terminated. वो सही, वो सारी चीजें वैलिड रहती है. But this section is not applicable to the decisions which are taken by the director after company notice the defect. कंपनी बाद में ये डिफेक्ट नोटिस कर ले, कंपनी को पता चल जाए कि ये डिफेक्ट है. प्लस अगर इलीगल काम कोई कर रहा है, अल्ट्रा वायरस एक्ट उसने किया, तो वो तो बट ऑब्वियसली वॉइड हो जाएगा. प्लस अगर डायरेक्टर या किसी थर्ड पार्टी को ये डिफेक्ट के बारे में पहले से पता था, दे वर अवेयर अबाउट दिस इरेगुलरिटी, तो भी उनके द्वारा किए गए हर एक काम इनवैलिड ही होंगे, वो वैलिड नहीं माने जाएंगे. पॉइंट टू बी नोटेड. नाउ सेक्शन 185, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. नाउ द सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर गेटिंग स्टार्टेड. सेक्शन 185, लोन्स टू द डायरेक्टर. पहले क्या होता था कि कंपनी बैंक के पास से बोरो करे, वो बोरो किया गया पैसा डायरेक्टर को या उनके किसी रिलेटेड पार्टी को दे दे, वो डायरेक्टर या रिलेटेड पार्टी कंपनी को वो लोन का पैसा रीपे ही ना करे, जिसके वजह से कंपनी बैंक को पैसा रीपे ना कर पाए और लास्ट में कंपनी इंसॉल्वेंट. पैसा डूबता है बैंक का इन द नेम ऑफ कंपनी, पर उसे अल्टीमेटली यूटिलाइज तो डायरेक्टर या उसके रिलेटेड पार्टी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अथॉरिटी थी. ये सब रोकने के लिए सेक्शन 185 लाया गया, जो बोलता है कि कोई भी कंपनी लोन या गारंटी किसी लोन के लिए या सिक्योरिटी उनके द्वारा लिए गए लोन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं दे पाएंगे. किसको नहीं दे पाएंगे? डायरेक्टर को या ऐसे पर्सन को इन विच द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड. ये सब बंद. अभी लोन नहीं दे पाओगे, गारंटी नहीं दे पाओगे, सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे टू द डायरेक्टर और टू द पर्सन इन विच योर डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड. ऐसे कितने लोग हैं जिसमें आपके डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड माने जाएंगे? सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल जो इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है या उसके पार्टनर या रिलेटिव. तो कोई भी ऐसा बंदा जो डायरेक्टर का रिलेटिव है, डायरेक्टर का पार्टनर है या तो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, आप उन किसी को लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे पाओगे. कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसमें आपका डायरेक्टर रिलेटिव या तो पार्टनर है, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मीनिंग है बॉडी कॉर्पोरेट, कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी जनरल मीटिंग में 25% से ज्यादा वोटिंग आपके डायरेक्टर्स का सबका मिला के, यानी मान लो आप कौन, ए लिमिटेड, आपके 3 डायरेक्टर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी तीनों का मिला के किसी दूसरी पीक्यूआर लिमिटेड में 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो वो पीक्यूआर लिमिटेड को भी ए लिमिटेड लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी. इसका मीनिंग ये होता है, या तो कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट वेयर बोर्ड इज अकस्टम टू एक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ आर कंपनी. ए लिमिटेड 3 डायरेक्टर ए बी सी, ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ सब्सिडरी कॉल्ड बी लिमिटेड. कैन आई से बी लिमिटेड का बोर्ड इज अकस्टम टू एक्ट एज पर ए लिमिटेड. तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को भी लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी.
या तो कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें आपके डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या तो शेयर होल्डर है। मान लो ए लिमिटेड के 3 डायरेक्टर ए बी सी, उसमें से मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी कॉल्ड पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर है, फिर भी ए लिमिटेड इस पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड को लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी। ये जनरल मैंने प्रोविजन बता दिया, पर अभी इसके कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया ना, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। तो अभी इसके कुछ एक्सेप्शन आएंगे जो अलाउड है, जहां जहां कंपनी चाहे भले ही वो डायरेक्टर है या उससे लिंक्ड कोई पर्सन है, फिर भी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे पाएगा। कैन आई से दिस इज नाउ लूपहोल स्टार्टेड। नंबर 1, अ कंपनी कैन गिव अ लोन। यहां पे सिर्फ लोन वर्ड मैं बोल रहा हूं, गारंटी और सिक्योरिटी वर्ड नहीं है। कंपनी लोन दे पाएगी मैनेजिंग डायरेक्टर को या तो होल टाइम डायरेक्टर को, अगर सी दे आर बेसिकली परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी। अगर कंपनी की एक पॉलिसी है कि वो अपने किसी भी एम्प्लॉय को लोन देती है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो अपने एमडी और डब्ल्यूटीडी को भी दे पाएगी। या तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा के एमडी और डब्ल्यूटीडी को लोन दे सकोगे। तो कोई भी रियल लाइफ में आप देखना, बैलेंस शीट में जनरली लोन गिवन टू द डायरेक्टर्स रहता है। क्वेश्चन रेज करने का वो लोग आंसर देंगे वो एमडी या तो डब्ल्यूटीडी है और ये हमारी एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी है। दूसरा, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही लोन गारंटी और सिक्योरिटी देने का है, लाइक एनबीएफसी, तो वो लोग अपने डायरेक्टर या उनके रिलेटेड पार्टी को भी तो लोन गारंटी सिक्योरिटी दे पाएंगे ना, पर इट शुड बी गिवन ऑन इंटरेस्ट। और उसका इंटरेस्ट का रेट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट द प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ लोन। आपने लोन दिया फॉर एग्जांपल 9 साल के लिए, तो 10 साल की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी कितना इंटरेस्ट आपको देती है वो देखो, फॉर एग्जांपल 6%, तो ये लोन भी आप डायरेक्टर या उनके रिलेटेड पार्टी को 6% से ही देना पड़े, प्रोवाइडेड यू आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू गिव द लोन। तीसरा, मैंने ना बहुत ही समराइज किया है, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, मॉड्यूल के एग्जांपल्स मैंने फास्ट ट्रैक में कवर किए ही हुए। लोन गारंटी और सिक्योरिटी कैन बी गिवन बाय अ होल्डिंग कंपनी टू होल्ली ऑन सब्सिडरी। होल्ली ऑन सब्सिडरी यानी प्रैक्टिकली 100% शेयर जिसके मेरे पास है। सी, यहां पे इट इज अ कंपनी विच इज अकस्टम्ड टू एक्ट एज पर लैंडिंग कंपनी, बट स्टिल यू कैन गिव लोन गारंटी सिक्योरिटी टू होल्ली ऑन सब्सिडरी प्रोवाइडेड वो कंपनी उसे अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यूज कर रही है, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। यहां पे तीनों चीज कवर थी। अ होल्डिंग कंपनी कैन ऑल्सो गिव गारंटी एंड सिक्योरिटी। अभी यहां पे लोन कवर्ड नहीं है, यहां पे सिर्फ क्या कवर्ड है? गारंटी एंड सिक्योरिटी टू सब्सिडरी कंपनी। व्हाट आई सेड, टू अ सब्सिडरी कंपनी। यहां पे होल्ली ऑन वर्ड नहीं है। गारंटी और सिक्योरिटी दे सकते हो सब्सिडरी कंपनी को फॉर द लोन टेकन बाय इट फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइडेड वो लोन ली गई है फॉर प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। लास्ट, any loan guarantee or security can be given by a company to any other body corporate, to any other private company in which your director is interested only after special resolution। और वो special resolution की जब नोटिस भेज रहे हो तो उसमें डिस्क्लोज करो अमाउंट, पैसा कितना, पर्पस कितना, रेट कितना, वगैरह वगैरह। और वो बोरोइंग कंपनी उसे कंपलसरी अपने प्रिंसिपल बिजनेस के लिए यूटिलाइज करता होना चाहिए। अगर सेक्शन 185 का कोई वायोलेशन हुआ तो पेनल्टी कितनी? अगर वो कंपनी है तो 5 लाख से 25 लाख, और उसका हर एक डिफॉल्टिंग ऑफिसर, उसको इंप्रिजमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, और पेनल्टी लग सकती है 5 लाख से लेकर 25 लाख। पेनल्टी सेम है। ये पूरा का पूरा सेक्शन 185 प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा, यानी कि प्राइवेट कंपनी चाहे उतनी लोन, चाहे तब, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अपने डायरेक्टर या उनके रिलेटेड पर्संस को दे पाएंगे अगर उन्होंने 13792 का डिफॉल्ट नहीं किया और ये 3 कंडीशन एक साथ फुलफिल कर रहे। पहली कंडीशन, उनकी शेयर कैपिटल में कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, नो शेयर होल्डर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, प्लस उन्होंने दूसरी बैंक से जो लोन ली हुई है दैट इज लेस देन डबल ऑफ द पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। मैक्सिमम लोन 50 करोड़ की या डबल ऑफ द पेड अप कैपिटल की, प्लस कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन सच काइंड ऑफ रीपेमेंट। जो भी मान लो 30 करोड़ की लोन है तो उसे रीपे करने में अगर लफड़ा किया है तो फिर प्राइवेट कंपनी को भी 185 एप्लीकेबल हो जाएगा।
पर अगर मान लो शेयर कैपिटल में कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट ने इन्वेस्ट नहीं किया है, प्लस बैंक के पास से जो लोन लिया इट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़, प्लस कोई रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं है, तो कंपनी यानी कि वो प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को या उसके रिलेटेड पार्टी को कभी भी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे पाएगी। 185 is again not applicable to a government company if company has obtained the approval of government ministry for giving such loan guarantee or security. Again this section is not applicable to निधि कंपनी also। क्यों? अरे निधि कंपनी का तो काम ही है अपने मेंबर्स के बीच में ये फैसिलिटी को क्रिएट करना, तो उसका तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, तो ये प्रोहिबिशन थोड़ी वहां पे एप्लीकेबल कर पाओगे। सो दैट वाज सेक्शन 185 वेयर यू कैन गिव एंड कैन नॉट गिव लोन गारंटी सिक्योरिटी टू योर डायरेक्टर or related persons. The very next section is section 184, disclosure of interest by the director. ये सेक्शन क्या बोलता है? कभी भी कोई भी कंपनी में जब भी कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो और हर साल की सबसे पहली बोर्ड मीटिंग में ये दोनों वक्त डायरेक्टर्स को सामने से बता देने का कि वो कौन सी जगह पे इंटरेस्टेड है, किस किस कंपनी में वो शेयर होल्डर है, कहां दूसरी जगह पे वो डायरेक्टर है, कहां दूसरी जगह पे वो पार्टनर है, ताकि अगर कंपनी इन फ्यूचर सोच रही है उस कंपनी के साथ कोई डील करने के लिए तो सबको पहले से पता रहे कि अपना डायरेक्टर इसमें इंटरेस्टेड है। कुछ गलतियां शायद हो सकती है। दिस इज जनरल इंटरेस्ट, ये तो बताने का ही। एक दूसरा इंटरेस्ट आता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट। जब आपको कोई प्रपोजल आता है तब ये इंटरेस्ट डिस्क्लोज करो, यानी कि जब भी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रही है तब वापस डायरेक्टर को सबको ये बताने का कि मैं वापस बोल रहा हूं, I am interested in this particular organization, in this contract. If you are okay with that, then only go further. ताकि बाकी डायरेक्टर को पता रहे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो। दिस इज स्पेसिफिक इंटरेस्ट। अगर ये नहीं किया तो अच्छा, इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के बाद आप उस डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं बन सकते। प्राइवेट कंपनी में बन सकते हो, बाकी सारी कंपनी में नहीं बन सकते। क्या बोला देखो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर shall disclose the nature of interest in any kind of contract or arrangement between the company and individual or firm body corporate. There are two type of interest. Number one, general interest. Number two, specific interest. General interest किसको कब डिस्क्लोज करोगे? If you are interested in any company, body corporate, firm, AOP or any individual, अगर आपका किसी भी जगह शेयर होल्डिंग है तो भी, चाहे भले कंपनी का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कब डिस्क्लोज करोगे? In the first board meeting in which you are appointed as a director, then after in every first board meeting of every financial year, और अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज के बाद वाली सबसे पहली बोर्ड मीटिंग में। किस तरीके से डिस्क्लोज करोगे? A notice is to be given in the form number MBP1, और ये नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में सबके सामने भी रखा जाएगा, जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाएगा 8 साल तक आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच यू डिस्क्लोज दैट। स्पेसिफिक इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। If director is interested in any body corporate, company, firm with which company is entering into any contract or arrangement, then कब आप डायरेक्टर इसमें इंटरेस्टेड होगा फॉर दिस स्पेसिफिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर? जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अभी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये जो प्रोविजंस है उसके लिए रिलेटेड पार्टी यानी आपके रिलेटिव्स का शेयर होल्डिंग कितना वगैरह नहीं देखना है, पर अगर ये प्रूव हो गया कि नहीं इनडायरेक्टली आप ही उसमें इंटरेस्टेड हो थ्रू डायरेक्टर, थ्रू योर रिलेटिव, तो फिर प्रॉब्लम। तो यहां पे रिलेटिव्स को भी इंक्लूड कर देना पड़े, तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। जनरली यहां पे रिलेटिव्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके साथ कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है उसमें आप दूसरे डायरेक्टर्स के साथ मिला के 2% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रख रहे हो, या तो कोई ऐसी दूसरी कंपनी जिसमें आप खुद डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर या सीईओ हो, या तो कोई ऐसी फर्म जिसमें आप पार्टनर, ओनर या मेंबर हो, तो वो बोर्ड मीटिंग जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन होने वाला है वहां पे, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद डिस्क्लोज इंटरेस्ट आता है तो उसके बाद वाली बोर्ड मीटिंग में आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़े। जैसे मैंने बताया यहां जनरली रिलेटिव्स का शेयर हम लोग इंक्लूड नहीं करते। एक बार आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर हो जाते हो तो आपको डिस्क्लोजर तो देने का, but you cannot participate in that board meeting. You will not be counted in the quorum. You will not take participation in the discussion only. You will not vote in that board meeting. अगर वायोलेट हुआ तो क्या? अगर आपने 184 के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया इंटरेस्ट, या डिस्क्लोज करने के बाद बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन में पार्ट लिया, कोरम में गिने गए,
तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इट कैन बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, इट कैन बी वॉइडेबल। तो कंपनी कभी भी उसे वॉइड कर सकती है, क्योंकि पहले उसे नहीं पता था कि डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, और अगर वो इंटरेस्टेड होता तो कंपनी नहीं चाहती थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो। प्लस उस डायरेक्टर की तो गलती थी कि उसने वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया। पेनल्टी अप टू ₹1 लाख, प्लस ही कैन वैकेट द ऑफिस अंडर 167। ये हमने 167 में ऑलरेडी देख लिया था। इस प्रोविजन के कुछ एक्सेप्शन है विच इज गिवन इन सेक्शन 13792, आई मीन सब्जेक्ट टू 13792। प्राइवेट कंपनी के केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के बाद खुद ज्वाइन हो सकता है बोर्ड मीटिंग में, वो कोरम में कैलकुलेट भी हो सकता है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए एक्सेप्शन क्या है कि ये 184 वाला सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा, इंटरेस्ट डिस्क्लोजर तभी देना है जब मैटर रिलेटेड है सेक्शन 188 की, यानी कि रिलेटेड पार्टी की, या तो अमालगमेशन की कोई मैटर है फॉर विच अमाउंट इज मोर देन 1 लाख। अदरवाइज सेक्शन 8 कंपनी में ये 184 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 186 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, लोन एंड द इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी। कंपनी कहां पे इन्वेस्ट कर सकती है, कंपनी किस किस को लोन दे सकती है, कितनी अमाउंट तक की दे सकती है, उससे ज्यादा देनी है तो क्या, वगैरह वगैरह। जब मैं वर्ड बोलता हूं इन्वेस्टमेंट, तो सेक्शन 186 के पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहला, सब्सक्रिप्शन एंड एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इन अ बॉडी कॉर्पोरेट। किसी भी दूसरी कंपनी में अगर आपने शेयर्स परचेस किए, सिक्योरिटी ले ली है, तो वो इन्वेस्टमेंट में गिना जाएगा। If you have given a loan to any other person or any other body corporate, or given a guarantee or security to any person or body corporate, then also it will be counted. तो लोन, गारंटी, सिक्योरिटी या किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स या सिक्योरिटी को अक्वायर करना, इसको हम 186 के लिए इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। बाकी चीजों को इस सेक्शन के परव्यू में नहीं लाया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन एनी पार्टनरशिप फर्म, बैंक एफडी, ये सब इसमें नहीं गिना जाएगा। मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाय अ कंपनी, हाउ मच मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन बी डन। देन 186 सबसेक्शन 2 सेज अप टू 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी है या प्रेफरेंस है, प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स यानी कि वो रिजर्व जो आप डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हो, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा है वो अमाउंट तक बिंदास आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसकी प्रोसीजर भी है, वो देखते बाद में, पर यहां तक आपको शेयर होल्डर की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। मान लो कंपनी को इस लिमिट से थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 रुपया, फ्री रिजर्व्स 5 रुपया और सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेट से 5 रुपया, तो टोटल मिला के कितना होगा, 20 होगा। इसका 60% यानी कि 12, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम दैट विल बी 10, विच एवर इज हायर 12। 12 रुपए तक इन्वेस्ट करने के लिए आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए। मान लो कंपनी ने ऑलरेडी 9 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कंपनी को 4 रुपए का और इन्वेस्टमेंट करना है, तो कहना इसे 9 + 4 टोटल मिला के हो जाएंगे 13, जो कि इस 12 से बढ़ जाएंगे। तो अब शेयर होल्डर को पिक्चर में लाना पड़ेगा और उनका स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ, उनकी अप्रूवल लो और उनके पास से एक नई लिमिट सेट करवाओ जहां तक बोर्ड खुद इन्वेस्ट कर पाएगा। मान लो स्पेशल रिजोल्यूशन में शेयर होल्डर ने बोला कि 15 रुपए तक इन टोटल इन्वेस्टमेंट करो, हमें पूछने मत आना, तो ये 13 रुपए तो आप कर पाओगे, उसके अलावा 2 रुपए और कर पाओगे। फिर मान लो 15 से और ज्यादा हो गया तो वापस स्पेशल रिजोल्यूशन, वापस अप्रूवल ले लो। तो ये लिमिट से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड अ स्पेशल रिजोल्यूशन, बट दैट स्पेशल रिजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मींस आपका प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट उस लिमिट से ज्यादा हो रहा है, फिर भी स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए अगर लोन, गारंटी या तो एक्विजिशन आप कर रहे हो इन अ होली ऑन सब्सिडरी। आपकी एक ऑलरेडी होली ऑन सब्सिडरी है जिसमें और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं चाहिए अप्रूवल। या तो किसी जेवी या तो सब्सिडरी या तो किसी जॉइंट वेंचर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे देना। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रोसीजर कौन सी, जब मैं बोलता हूं कोई भी इन्वेस्टमेंट यानी कि वो विद इन लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर, दोनों इस आ गए। कंपल्सरी यू हैव टू पास अ यूनानिमस बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन। जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट एंड वोटेड है वो सब अग्री होने चाहिए, विद इन द लिमिट है तो भी। अगर कंपनी ने किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से लोन लिया हुआ है जिसमें कुछ डिफॉल्ट चल रहा है,
या तो आप अपनी लिमिट से ज्यादा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उन दोनों केस में आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल भी लो बिफोर डूइंग द इन्वेस्टमेंट। तो ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की परमिशन कब चाहिए? व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड और देयर इज अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टू द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पर कब कब उनकी अप्रूवल नहीं चाहिए? जब लिमिट के अंदर है आपका इन्वेस्टमेंट और डिफॉल्ट भी नहीं हुआ है तो नहीं चाहिए अप्रूवल। If there is any default in the payment of public deposit, company is not allowed to make any investment by loan guarantee or acquisition till the default is subsisting. पब्लिक डिपॉजिट जो ली हुई है उसकी मैच्योरिटी रिपे करने में या इंटरेस्ट रिपे करने में अगर डिफॉल्ट है तो उस डिफॉल्टिंग पीरियड के दौरान कंपनी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नहीं कर पाएगी। अ कंपनी कैन इन्वेस्ट ओनली थ्रू मैक्सिमम 2 लेयर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड में इन्वेस्ट करती है, उसे अपनी सब्सिडरी बनाती है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड में इन्वेस्ट करके उसे अपनी सब्सिडरी बनाती है, फिर सी लिमिटेड किसी डी लिमिटेड को सब्सिडरी नहीं बना पाएगी। मैक्सिमम 2 लेयर तक आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड कर सकते हो। हाँ, अगर मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया होता, बी लिमिटेड होल्ली ऑन सब्सिडरी थी, तो ये 2 लेयर बी लिमिटेड से गिने जाएंगे। क्या बोला मैं? 2 लेयर in that wholly on subsidiary will not be counted at the first layer। तो आप ऐसा 2 लेयर तक ही कर सकते हो। हाँ, फेलो सब्सिडरी कितनी ही हो सकती है, दैट इज ऑल ओके। सब सब्सिडरी 2 ही हो सकती है। द रूल ऑफ दिस 2 लेयर इज नॉट एप्लीकेबल इफ एक्विजिशन इज डन इन अ फॉरेन कंपनी एंड दैट कंट्री अलाउज मोर देन 2 लेयर, जो कि जनरली कोई नहीं करता, और मोर देन 2 लेयर इन्वेस्टमेंट इज एज पर एनी लॉ इटसेल्फ, तो फिर दैट इज ऑल ओके। 5वां पॉइंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट या लोन आप कभी भी दे रहे हो, इट शुड नॉट बी एट द इंटरेस्ट विच इज लोअर देन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट। लोन या इन्वेस्टमेंट कभी भी एटलीस्ट उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से करो जो मिनिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटी का हो। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अ सेक्शन 8 कंपनी वेयर एटलीस्ट 26% इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट and that company is doing funding to a industrial research and development project subject to 137 and 92। तो अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है जिसमें 26% है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट का होल्डिंग है, और ये कंपनी किसी इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डोनेशन दे रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये इंटरेस्ट मिनिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटी का होना चाहिए। इट इज नॉट कंपल्सरी। कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करेगी अंडर द फॉर्म नंबर MBP2। जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट अक्वायर करो तो 7 दिन के अंदर अंदर उसमें ये चीज आपको इंक्लूड करनी पड़े, और जब भी डिस्पोज करते हो तो 7 दिन के अंदर अंदर इस रजिस्टर में से वो इन्वेस्टमेंट स्ट्राइक ऑफ कर दो। ये जो रजिस्टर है वो सबके इंस्पेक्शन के लिए भी रहेंगे, और किसकी कस्टडी में रहेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे CS की कस्टडी में। कोई भी इसकी एक्सट्रैक्ट निकलवा सकता है, पर उसके पैसे लगेंगे पर पेज मैक्सिमम 10 रुपीज। इंस्पेक्शन तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर ही सकते हो। अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ 186 का तो क्या? Any contravention of section 186, then company will be liable for a penalty 25,000 till 5 lakh. Every officer of the company will be liable for a imprisonment up to 2 years and penalty 25,000 till 1 lakh. पूरा सेक्शन 186 किसको किसको एप्लीकेबल नहीं होगा? ये जो लिमिट्स बताई गई, ये जो इंटरेस्ट रेट बताया गया, वो किसको किसको एप्लीकेबल नहीं होगा? सबसे पहला तो वो कंपनीज विच आर इनटू द मेन बिजनेस ऑफ गिविंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट, लाइक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाँ, इनको ये 2 लेयर वाला जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल होगा, पर ये लिमिट जो है दूसरे इन्वेस्टमेंट की वो एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी कि वो कंपनी जिसका 50% से ज्यादा असेट दूसरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट में, इनकम के 50% से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम है, ऐसी कंपनी को भी 186 एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 लेयर वाला पॉइंट तो स्टिल एप्लीकेबल होगा। तीसरा पॉइंट, किसी भी कंपनी में जब वो राइट शेयर इश्यू कर रहे, राइट शेयर परचेस कर रहे, तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी NBFC को ये पॉइंट एप्लीकेबल, 186 एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, 2 लेयर वाला पॉइंट एप्लीकेबल। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जो कि डिफेंस सेक्टर में है, या कोई भी दूसरी गवर्नमेंट कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, अगर उन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली तो उनको भी ये 186 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड लास्ट, कभी भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन दे रही है इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, तो उस वक्त भी 186 नहीं देखा जाएगा। उस लोन को आप ये लिमिट में इंक्लूड नहीं करोगे। दैट इज व्हाट द पॉइंट टू से।
So that was all about loan and investment by the company. अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो कोई भी कंपनी जब अपनी किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है वो बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन के बगैर नहीं कर पाएगी। अगर वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे है तो इट इज ऑल ओके। अगर वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है देन यू नीड टू हैव अ बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन। और अगर वो जो ट्रांजैक्शन है पर ईयर उसकी लिमिट कुछ पर्टिकुलर लिमिट से भी बढ़ जाती है तो आपको बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन के साथ साथ मेंबर्स का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर एंटरिंग इनटू दैट ट्रांजैक्शन। क्या लिखा है? विदाउट बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन no company shall enter into any contract with related party for transaction which is mentioned. Now who all are related party? Section 2 clause 76 defines the word related party. पहला, कंपनी के ही डायरेक्टर, उसके की मैनेजरियल पर्सन एंड इवन देयर रिलेटिव, who all are called as relative, ये सेक्शन 2 क्लॉज 77 में बताया गया है जो मैं बता रहा हूं बाद में। पर कंपनी के खुद के डायरेक्टर, उसके केएमपी, उनके रिलेटिव सब रिलेटेड पार्टी। दूसरा, वो फर्म इन विच अवर डायरेक्टर, मैनेजर और देयर रिलेटिव्स आर पार्टनर, इवन दैट पार्टनरशिप फर्म विल बी अ रिलेटेड पार्टी। अ प्राइवेट कंपनी इन विच अवर डायरेक्टर और मैनेजर और इवन देयर रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और मेंबर। कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारे डायरेक्टर या उनके रिलेटिव या तो शेयर होल्डर है या तो मेंबर है, कोई लिमिट नहीं है इसमें। कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें हमारे डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव आर डायरेक्टर एंड दे होल्ड मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पे 2% की लिमिट है, उसके साथ साथ वो डायरेक्टर भी होने चाहिए। मान लो वो डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ 2% से ज्यादा शेयर होल्डर है, तो ये पब्लिक कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं बोली जाएगी। वो डायरेक्टर भी होने चाहिए एंड दे शुड बी हैविंग मोर देन 2% ऑफ द शेयर कैपिटल। Any body, corporate or a person who are accustomed to act as per advice of our director and manager, not in a professional capacity but in ordinary course also. Any person on whose advice our director or a manager is accustomed to act, यानी कोई दूसरी कंपनी जिसके थ्रू हमारे डायरेक्टर काम कर रहे हैं, नॉट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। इसमें होल्डिंग कंपनी आ गई, सब्सिडरी आ गई, जॉइंट वेंचर आ गई, एसोसिएट कंपनी आ गई। बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अवर होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट और एनी अनदर सब्सिडरी ऑफ अवर होल्डिंग कंपनी, अनदर सब्सिडरी ऑफ अवर होल्डिंग कंपनी मीन्स फेलो सब्सिडरी। और इन्वेस्टिंग कंपनी जिसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और वेंचरर, ये सभी हमारी रिलेटेड पार्टी। ये जो 7th पॉइंट है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए ये सब रिलेटेड पार्टी 188 के लिए नहीं बोले जाएंगे, बाकी सब के लिए यस। लास्ट, डायरेक्टर और केएमपी अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अवर होल्डिंग कंपनी और देयर रिलेटिव। हमारी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर और उनके रिलेटिव भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। हाँ, होल्डिंग कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा रिलेटेड पार्टी नहीं बोला जाएगा, और यहां पे सिर्फ होल्डिंग कंपनी उन्होंने इंक्लूड किया है, सब्सिडरी कंपनी को इंक्लूड नहीं किया है। हर एक जगह पे आपने देखा रिलेटिव्स 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 वर्ड उन्होंने ऐड किया है। तो सवाल आता है, हु ऑल आर कॉल्ड एज रिलेटिव? एज पर सेक्शन 277 योर HUF मेंबर्स, आप जिस HUF में मेंबर हो उसके बाकी के मेंबर्स, फॉर अ हस्बैंड वाइफ एंड फॉर अ वाइफ हस्बैंड दैट इज स्पाउस, फादर मदर सन इंक्लूडिंग स्टेप फादर स्टेप मदर स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर, यहां पे स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं किया गया है, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, ये लोगों को कंबाइनली रिलेटिव बोला जाता है। कंपनीज एक्ट की एक अच्छी बात यह है कि अनलाइक इनकम टैक्स एक्ट, इसमें पूरे एक्ट में रिलेटिव की यही एक डेफिनेशन है और कोई नहीं। सेक्शन 188 में कौन से ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया गया है, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके लिए 188 अप्लाई होता है? सबसे पहला, परचेज सेल एंड सप्लाई ऑफ एनी गुड्स मटेरियल और सर्विसेज। कोई गुड्स मटेरियल या सर्विसेज का परचेज सेल या सप्लाई कर रहे हो, परचेज सेल और लीज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, उस रिलेटेड पार्टी के साथ कोई प्रॉपर्टीज परचेज सेल या लीज पे दे रहे हो, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज या प्रॉपर्टी, कोई एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो फॉर परचेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आप खुद उस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, बीच में एजेंट को रख रहे हो और वो एजेंट उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, फिर भी आप इसमें कवर हो जाओगे।
अपॉइंटमेंट एट प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन एनी कंपनी सब्सिडरी और एसोसिएट, यहां पे होल्डिंग कंपनी इंक्लूडेड नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो आप अपने रिलेटेड पार्टी को किसी पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हैं या डायरेक्टर को ही किसी दूसरी पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपॉइंटमेंट एट प्लेस ऑफ प्रॉफिट, अपनी खुद की कंपनी में या सब्सिडरी में या तो एसोसिएट कंपनी में। अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, यू आर डूइंग अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, जो इश्यू आ रहा है उसके लिए एक अंडर राइटर अपॉइंट कर रहे हो हु इज रिलेटेड पार्टी। अगर ये सारी चीजें है तो ये 188 में कवर हो जाएगा। और इसके लिए ये एंटर होने से पहले आपको चाहिए एक बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन। ये बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन में वो बंदा जो खुद रिलेटेड पार्टी है वो हिमसेल्फ कैन नॉट वोट। हाँ, ये हिमसेल्फ कैन नॉट वोट वाला पॉइंट प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी में तो वो खुद भी वोट कर पाएगा। नो बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड, नो बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इफ द ट्रांजैक्शन इज इन ऑर्डिनरी कोर्स प्लस एट आर्म्स लेंथ प्राइस। ये बहुत बड़ा लूपहोल है इस एक्चुअली 188 का। अगर आप ये प्रूव कर दो कि ट्रांजैक्शन तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे, तो आपको 188 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसी का फायदा उठा रहे कई सारी कंपनीज जो एक प्रोफेशनल के पास से सर्टिफिकेट ड्रॉ करवा देती है, तो ये तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे विद सम प्रूफ, तो 188 फॉलो नहीं करने का चलेगा। अगर ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है तो बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन चाहिए, पर उसकी जो नोटिस भेजोगे उसमें एजेंडा में कौन सी चीजें कंपलसरी लिखोगे, व्हाट इज द नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, कौन सा ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, रिलेशनशिप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, एडवांस कितना लिया कितना दिया, किस हिसाब से प्राइसिंग तय की, दूसरों को 5% डिस्काउंट देते हो, इसको कितना डिस्काउंट दिया, वगैरह वगैरह। मैंने जैसे बताया कुछ ऐसे केसेस जहां पे अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू से भी बढ़ जाती है तो बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन के साथ साथ आपको शेयर होल्डर्स का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी चाहिए। In the following cases, contract can be entered by board meeting resolution plus ordinary resolution. हाँ, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट तब नहीं लगेगी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है होल्डिंग कंपनी और उसकी 100% सब्सिडरी के साथ, वहां पे ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन तो तभी भी चाहिए। तो देखते हैं उसकी वैल्यूज क्या क्या होती है। सबसे पहला, when you are entering into a contract of purchase, sale, supply of goods, material or services either yourself or through agent, और वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू हर एक रिलेटेड पार्टी के साथ इन अ फाइनेंशियल ईयर मिला के हो रही है, आपका टोटल टर्नओवर जो है उसका 10% या उससे ज्यादा, ये 10% सभी पार्टीज का मिला के देखना है। अगर 10% है उससे ज्यादा हो रहा है तो बीएमआर के साथ साथ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे है तो कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, परचेज सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू आपकी नेटवर्थ के 10% है उससे ज्यादा है। आप कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हो जिसकी वैल्यू आपके टर्नओवर के 10% है उससे ज्यादा है। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी वैल्यू टर्नओवर के 10% है उससे ज्यादा है। किसी भी रिलेटेड पार्टी को प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे अपॉइंट कर रहे हो जिसका रेम्यूनरेशन महीने के 2.5 लाख से ज्यादा है। किसी अंडर राइटर को अपॉइंट कर रहे हो जिसका कमीशन 1% या उससे ज्यादा है। ये सारी फिगर्स जो मैं बोला टर्नओवर की वगैरह, ये सब कब की देखोगे? एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसा है तो बीएमआर के साथ साथ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी चाहिए रहेगा। ध्यान रखिए, इसमें पहले ना थोड़ी मॉनेटरी लिमिट थी, जैसे कि 50 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, ये सब अब निकल गई है। नाउ व्हाट इज प्लेस ऑफ प्रॉफिट? जैसे मैंने बताया, अगर डायरेक्टर को ही किसी दूसरी पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हो विद सम एडिशनल रेम्यूनरेशन तो वो प्लेस ऑफ प्रॉफिट बोला जाएगा। और अगर डायरेक्टर के किसी रिलेटिव को किसी भी पोस्ट के लिए अपॉइंट कर रहे हो तो वो भी प्लेस ऑफ प्रॉफिट बोला जाएगा। यहां पे मैंने एक छोटू सा एग्जांपल लिया है। मिस्टर ए कंपनी का डायरेक्टर है और उसका रिलेटिव जो है उसको हम पोस्ट पे डाल रहे हैं, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा। मान लो मिस्टर बी एक एम्प्लॉय है कंपनी का और उसके रिलेटिव मिस्टर ए को हम डायरेक्टर बना रहे हैं, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। आरपीटी बोलने के लिए सबसे पहले कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए और उसके रिलेटिव को आप अपॉइंट करते होने चाहिए। यहां पे तो ये पूरा उल्टा केस हो गया ना, समझ रहे हो आप? ना द मेंबर ऑफ द कंपनी, जहां जहां ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा वहां पे शेयर होल्डर्स वोटिंग करेंगे। वो मेंबर जो खुद रिलेटेड पार्टी है वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में भी वोटिंग नहीं करेंगे। ये प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। यानी कि प्राइवेट कंपनी को ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है पर वो मेंबर खुद वोट कर पाएगा। हाँ, पर अगर मान लो कंपनी के 90% से ज्यादा मेंबर्स खुद रिलेटेड पार्टी है तो हर कोई मेंबर वोट कर पाएगा। पर कब? जब 90% से ज्यादा मेंबर्स रिलेटेड पार्टी है तब।
अगर आपने सेक्शन 188 का वायोलेशन किया, यानी कि रिलेटेड पार्टी में बीएमआर पास नहीं करवाया, लिमिट से ज्यादा हो गया पर ओआर पास नहीं करवाया, बीएमआर में रिलेटेड पार्टी जो है वो खुद वोट कर रही है, ओआर में वो रिलेटेड पार्टी खुद वोट कर रही है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, फिर भी आपने रिजोल्यूशन पास नहीं करवाया वगैरह वगैरह, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड बाय द कंपनी विद इन 3 months। वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकते हो 3 मंथ के अंदर अंदर, 3 महीने के बाद कुछ नहीं। अगर मान लो रेटिफाई नहीं हो सकता तो आपको उसके वजह से जितना लॉस हुआ उतना लॉस आप उस रिलेटेड पार्टी वाले डायरेक्टर के पास से कलेक्ट कर पाओगे। पेनल्टी कितनी? एवरी डायरेक्टर और द एम्प्लॉय विल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 25 लाख रुपीज। लिस्टेड कंपनी के लिए, अगर अनलिस्टेड है तो 5 लाख रुपया कंपनी को, सॉरी मींस वो डायरेक्टर और एम्प्लॉय को, तो 25 लाख लिस्टेड के लिए, अनलिस्टेड है तो 5 लाख। ये जो प्रोविजन है कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाओ, कुछ लिमिट से ज्यादा हो जाए तब, एंड उस ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में वो खुद मेंबर जो रिलेटेड पार्टी है वो वोट नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू 137 एंड 92। वो गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा, पर कब? when the contract is between two government companies only and contract is by unlisted company but approval is taken from the ministry। अब ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी ऐसी है जहां पे सेक्शन 177 एप्लीकेबल होता है और ऑडिट कमिटी अपॉइंट हुई है, वहां पे ये हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सबसे पहले ऑडिट कमिटी को भी रेटिफाई यानी कि अप्रूव करने पड़ेंगे हर एक केस में। तो हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आप ऑडिट कमिटी के पास जाओगे, अप्रूव करवाओगे, पर मान लो हर बार नहीं जाना है, पूरे साल की अप्रूवल एक साथ ले लेनी है, तो रूल 6A बोलता है ओमनीबस अप्रूवल। ओमनीबस अप्रूवल का मीनिंग है पूरे फाइनेंशियल ईयर में रिलेटेड पार्टी जो फिक्स की गई है उसके साथ कुछ इतनी अमाउंट तक के ट्रांजैक्शन होने वाले, पहले से ही ऑडिट कमिटी वो अप्रूव कर देती है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। तो उस फाइनेंशियल ईयर में ऑडिट कमिटी ने जहां तक अप्रूवल दी है वहां तक की अमाउंट का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो दोबारा ऑडिट कमिटी के पास अप्रूवल लेने नहीं जाने का, ओमनीबस अप्रूवल मिल गई। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, ऑडिट कमिटी विल स्पेसिफाई द क्राइटेरिया ऑफ ओमनीबस अप्रूवल, कि कितनी अमाउंट तक मैक्सिमम ओमनीबस अप्रूवल रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन कितना रहेगा, एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, ऑडिट कमिटी चाहे तब वो चीजें रिव्यू कर पाएगी, और वो वैसे ट्रांजैक्शन भी बताएगी जो ओमनीबस में कवर नहीं होते, जिसके लिए स्पेसिफिकली हर बार जाना पड़ेगा। ऑडिट कमिटी शैल कंसीडर रिपीटेटिवनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड जस्टिफिकेशन फॉर द नीड ऑफ ओमनीबस, के हर बार वो नहीं आ सकते, दैट इज जस्टिफाइड। If after all the things audit committee is of the opinion that omnibus approval can be given and it is in the interest of the company, तो क्या करेंगे? They will give a omnibus approval जिसमें कौन सी चीजें लिखी होगी, name of the related party with which you can do the transaction, nature and duration of the transaction, maximum amount per transaction and indicative base price, यानी कि आप ये गुड्स 5 लाख से 10 लाख के बीच में बेच पाओगे, like that। If above details are not available, still audit committee can give omnibus approval, पर उसकी एक लिमिट आ जाएगी, पर ट्रांजैक्शन 1 करोड़, उससे ज्यादा लेना पड़ेगा स्पेसिफिक अप्रूवल। कोई भी ओमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमिटी की मैक्सिमम 1 फाइनेंशियल ईयर तक ही वैलिड रहेगी, एक फाइनेंशियल ईयर तक ही, उसके बाद वापस ओमनीबस लेनी पड़े। अच्छा, ओमनीबस कंपलसरी नहीं है बाय द वे, हाँ एक याद रखना, ओमनीबस अप्रूवल इज नॉट वैलिड इफ द ट्रांजैक्शन इज सेलिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द अंडरटेकिंग। कंपनी का कोई अंडरटेकिंग बेचने के लिए रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो स्पेसिफिक अप्रूवल ही लेनी पड़े, वहां पे ओमनीबस नहीं चलता। ये थोड़ी रूटीन बिजनेस है कि कंपनी को बेचते फिरो, ऐसा थोड़ी होता है। सो दैट वाज 188 रिलेटेड पार्टी एंड ओमनीबस अप्रूवल। अगेन आई एम सेइंग दिस, इसके बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, आईसीआई की नोट्स है जो मैंने फास्ट ट्रैक में कवर किए हुए हैं online.jkisha क्लासेस पे। नाउ 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके बाद हम लोग देखेंगे, छोटे हैं पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, 181, 182, 183। Now first let us start section 181, कंपनी कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटेबल फंड। किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट को कंपनी डोनेशन कितने अमाउंट तक का दे सकती है, कितने परसेंटेज तक का दे सकती है, उससे ज्यादा देना है तो क्या? हाँ, वो ट्रस्ट होना चाहिए बोनाफाइड विद अ प्योर इंटेंशन, और वो कंपनी के रिलेटेड या उसके एम्प्लॉय के रिलेटेड हो तो वो इस सेक्शन के परव्यू में नहीं आता। कंपनी कैन गिव डोनेशन, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिसाइड टू गिव द डोनेशन मैक्सिमम अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
पिछले 3 सालों का एवरेज नेट प्रॉफिट जो है आपके बुक्स के हिसाब से उसका 5%, मैक्सिमम वहां तक का डोनेशन आप दे सकते हो। अगर किसी भी एक साल में लॉस था तो वो लॉस को एडजस्ट करके एवरेज करने का। अगर कंपनी 3 साल से कम में एग्जिस्टेंस में थी तो एग्जिस्टेंस जितना एवरेज करो। 5% से ज्यादा डोनेशन देना है तो कंसेंट लेना पड़े शेयर होल्डर का बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो दैट इज अ वेरी सिंपल सेक्शन, सेक्शन 181। सेक्शन 182 कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल फंड। बहुत बड़ी चीज है ना अपनी कंट्री में, लोगों को बहुत प्यार आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए, भर भर के लोग देते हैं पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन। अब ये प्यार है या सेक्शन 80 जीजीबी जीजीसी का डिडक्शन, ये हमें नहीं पता, पर हाँ डोनेशन तो देती है, कंपनीज भी बहुत देती है। आफ्टर ऑल रूलिंग पार्टी को संभालना भी तो पड़ता है, और इसी का रास्ता ओपन कर दिया कंपनीज एक्ट 2013 ने, सेक्शन 182। पहले नेगेटिव लैंग्वेज लिखी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगी। कैसे देगी? गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट के पैसों से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दोगे? या तो कोई भी ऐसी दूसरी कंपनी जो 3 साल से कम पीरियड के लिए एग्जिस्टेंस में है वो भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, फाइन। पर अब क्या बोला, बाकी की हर एक कंपनी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन दे सकती है विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट, जस्ट बाय पासिंग बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन। कोई मेंबर की अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई लिमिट नहीं, कितनी ही लिमिट तक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे दो, प्रोवाइडेड आप डोनेशन दे रहे हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस, इलेक्टोरल फंड। आपके पी&एल अकाउंट में आपको किस पॉलिटिकल पार्टी में आपने डोनेशन दिया उसका नाम लिखना पड़े, वो पॉलिटिकल पार्टी कंपलसरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है यहां पे? डोनेशन कैन बी गिवन इन कैश ऑल्सो, इन काइंड ऑल्सो, you can give it directly or indirectly, you can also give the advertisement expenditure for to be printed in any advertisement brochure etc। आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दो या किसी ऐसे बंदे को who is indirectly in public support of that party, that is all okay। contribution is to be made through account pay check, account pay draft, ECS, electoral trust। इतने 4 मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, बैरर चेक से नहीं कर सकते, क्रॉस चेक से नहीं कर सकते, हुंडी से नहीं कर सकते। अगर कॉन्ट्रावेंशन किया इस पर्टिकुलर सेक्शन का तो कंपनी को पेनल्टी कितनी? 5 टाइम्स ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, और ऑफिसर्स जो है वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइन अप टू 5 टाइम्स ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। अगर कंपनी कंट्रीब्यूट किया इलेक्टोरल ट्रस्ट में तो पी&एल में कहीं पे पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए, पर इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया ऐसा लिखना होना चाहिए। इलेक्टोरल ट्रस्ट भी क्या करेगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए डोनेशन इकट्ठा करेगा और ईयर एंड में वो सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये पे भी कर देगा, और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इलेक्टोरल ट्रस्ट ये बताएगा कि कितनी पार्टी के लिए कितना डोनेशन आया और कितना डोनेशन उसने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। सो दैट वाज सेक्शन 182, जहां पे शेयर होल्डर्स का कोई कंसेंट नहीं चाहिए बिकॉज देयर इज नो लिमिट। पर एक बहुत अच्छा सेक्शन इन रियल सेंस, इट इज सेक्शन 183, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। अच्छा फंड है। कोई भी कंपनी चाहे उसका आर्टिकल परमिट करता है या नहीं करता, चाहे कोई रिजोल्यूशन परमिट करता है या नहीं करता, कोई अप्रूवल ली है या नहीं ली है, चाहे उतनी अमाउंट नेशनल डिफेंस फंड में चाहे उस तरीके से डिपॉजिट करवा सकती है, और पी&एल में वो चीज उसको डिस्क्लोज कर देने की, देयर इज नो लिमिट ऑन दिस डोनेशन। सो दैट इज अ वेरी गुड सेक्शन विद अ वेरी नोबल कॉज। फिर आता है सेक्शन 179, पावर ऑफ द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर क्या है? जनरली तो कंपनी में जितनी चीजें होती है जो शेयर होल्डर कर सकते हैं, वो हर एक चीजों के पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास भी होते हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे मेंबर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, जो हम सेक्शन 180 में पढ़ेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए, जो हमने 181 में देखा, जो हमने 188 में देखा, हमने 160 में देखा। पर कुछ ऐसी चीजें जिसके लिए मेंबर्स तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद वो चीज डिसाइड कर दे। हाँ, वो पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, वो मेंबर्स एमओए एओए को अमेंड करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कोई रिजोल्यूशन पास करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पर जब तक ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, जब तक ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, तब तक जो मेंबर्स है वो बोर्ड को फुल फ्रीडम दे सकते हैं बाकी का डिसीजंस लेने के लिए। क्या लिखा है यहां पे?
Board is entitled to exercise all the power to do as company is authorized to do, subject to the provision of law, MOA, AOA, resolution. Board is not exercising any power that is to be exercised by company in general meeting, like 160, like 181. No regulation made in general meeting can invalidate the act prior to that resolution. अब तक जो हो गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते, अब जो होगा उसे ही रिजोल्यूशन के थ्रू चेंज कर सकते हो। यहां पे एक पूरी लिस्ट दी गई है कुछ ऐसे पावर्स की जो बोर्ड एक्सरसाइज करेगा, पर ओनली आफ्टर बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन। मीनिंग समझ रहे हो इसका? ओनली आफ्टर बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन। इसका मीनिंग ये कि मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं वो चीजों का रिजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास नहीं हो सकता, वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन से पास होगा। सबसे पहला, मेक कॉल्स ऑन अनपेड शेयर्स, बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन। ऑथोराइजिंग बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, पता है अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल बोर्ड खुद कर सकती है। इश्यू सिक्योरिटी डिवेंचर इन और आउटसाइड इंडिया। देन ये इंपॉर्टेंट है, टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट मनी, टू ग्रांट और गिव लोन एंड गारंटी। अगर कंपनी को पैसा बोरो करना है, इन्वेस्ट करना है या लोन गारंटी किसी को देनी है, तो ये जो कंपनी है उसे बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन पास करना पड़े। पर ये तीन चीजें कंपनी किसी दूसरे लोगों को डेलीगेट भी कर सकती है, लाइक सेपरेट कमिटी, एमडी एक्सेट्रा। तो अगर डेलीगेट कर दिया तो फिर बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं रहेगी, अगर डेलीगेट नहीं हुआ तो बीएमआर चाहिए। पर टू इन्वेस्ट मनी वाले केस में, ये डेलीगेशन का पॉइंट ही नहीं आता। क्यों? हमने सेक्शन 186 देखा, कंपनी को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले यूनानिमस बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन चाहिए, तो डेलीगेशन करके भी क्या करोगे? हाँ, डेलीगेशन बोरो मनी के केस में कर सकते हो, लोन गारंटी उसमें भी चाहिए, उसमें भी यूनानिमस बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। सेक्शन 8 कंपनी के केस में यहां पे ये तीन चीजों के लिए वो सर्कुलेशन से भी रिजोल्यूशन पास कर सकती है। देन कौन सी चीजों के लिए बीएमआर चाहिए? टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, टू अप्रूव अमालगमेशन और मर्जर, टू टेक ओवर एनी अदर कंपनी। फिर रूल 8 आता है जो थोड़े और केसेस ऐसे बताता है, टू मेक पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन, टू अपॉइंट और रिमूव एनी की मैनेजरियल पर्सोनल लाइक सीईओ, सीएफओ, ऑडिटर, सीएस, टू अपॉइंट इंटरनल एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर। ये चीजों के लिए भी आपको क्या चाहिए? कंपलसरी बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन, दैट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। बोर्ड इज हैविंग द पावर ऑल्सो टू इंस्टीट्यूट अ सूट, किसी के सामने केस करने का पावर, अपने आप को डिफेंड करने का पावर बोर्ड रखती है। बोर्ड may ratify all such act and things which was to be done by board but done by anybody else। किसी डायरेक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जो एक्चुअली बोर्ड को करना था, पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट सही लग रहा है तो बोर्ड बाद में उसे रेटिफाई भी कर सकता है, बिकॉज इट इज विद इन द पावर। याद रखो, किसी बैंकिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग द मनी, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट इज नॉट टू बी सेड एज बोरोइंग मनी एंड इन्वेस्टिंग द फंड, वरना तो हर रोज एक एक लोन सैंक्शन करने के लिए बीएमआर करना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी कैन इन जनरल मीटिंग इंपोज इंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रिक्शन वगैरह वगैरह। जनरली शेयर होल्डर्स बोर्ड में इंटरफियर नहीं करेंगे, पर वो कब इंटरफियर करेंगे? वो कब बोर्ड को टेक ओवर कर देंगे? व्हेन डायरेक्टर्स आर एक्टिंग मालाफाइड, जब वो कुछ गलत चीजें कर रहे हैं। व्हेन ऑल द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर डिसीजन, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा कैसे आगे? शेयर होल्डर्स बढ़ाएंगे। और व्हेन देयर इज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, दे आर अनविलिंग टू एक्ट, वो कुछ कर ही नहीं रहे, तो शेयर होल्डर को कंपनी आगे तो बढ़ानी पड़े। So that was section 179 power of the board। फिर आता है सेक्शन 180, ये एक रिस्ट्रिक्शन वाला सेक्शन है। सेक्शन 179 ने बोल दिया कि बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन पास करके आप बहुत सारे पावर्स यूटिलाइज कर सकते हो, पर मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ चीजों के लिए शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, कुछ कुछ चीजों के लिए शेयर होल्डर का ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन तो हमने देखे, अब तक हमने ये नहीं देखा कि बीएमआर के साथ साथ स्पेशल रिजोल्यूशन कहां कहां पर चाहिए। सेक्शन 180 इज ऑल अबाउट दैट, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड, जहां पे बोर्ड को एकदम खुला पावर नहीं दिया गया है। अच्छा, पूरा सेक्शन 180 इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में 180 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैं जो केसेस बताने जा रहा हूं, इन दैट पहले बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन होगा, वो होने के बाद क्या होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। सबसे पहला, whenever company wants to sell, lease, dispose any whole or substantially whole undertaking,
कंपनी अपने किसी यूनिट को बेचना चाहती है, लीज पे देना चाहती है। अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या होगा? वो जिसका नेटवर्थ कंपनी के 20% से ज्यादा है, कंपनी के नेटवर्थ के 20% से ज्यादा। सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या? अंडरटेकिंग का भी उतना पार्टीशन जो उस अंडरटेकिंग के 20% से ज्यादा है। तो कंपनी के 20% से ज्यादा जो यूनिट है उसे अंडरटेकिंग बोलेंगे। अगर आप वो अंडरटेकिंग बेचते हो या तो उस अंडरटेकिंग का 20% से ज्यादा हिस्सा बेचते हो तो दैट इज सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग। उसे बेचने से पहले आपको मेंबर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़े। या 20% नेटवर्थ पकड़ लो या 20% इनकम पकड़ लो, दोनों चले। हाँ, अगर मान लो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना है तो फिर आपको ये रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं रहेगी। No special resolution will affect the right of the title of the buyer or lessor who has acquired the property in good faith. सामने वाले को नहीं पता था कि आपने रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, तो उसके पास से आप प्रॉपर्टी वापस अक्वायर नहीं कर लोगे कि उसको लॉस हो। फिर आप किसी दूसरी तरीके से वो लॉस अक्वायर करने का ट्राई करोगे अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ था तो। दूसरा, टू इन्वेस्ट अदरवाइज देन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज of an amount received as a result of merger or amalgamation। जब भी किसी कंपनी का मर्जर या अमालगमेशन होता है, कंपनी के पास कैश आएगी, बैंक आएगा, ये प्रॉपर्टी आपको कंपलसरी इन्वेस्ट करनी है उन मोड्स में जो बताया गया है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर, जो सेक्शन 11 क्लॉज 5 ऑफ इनकम टैक्स में भी बताया गया है। जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक एफडी वगैरह वगैरह। इसके अलावा कहीं पे अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको बीएमआर के साथ साथ मेंबर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन भी चाहिए रहेगा। देन टू बोरो, कहीं भी आप बोरो करने जा रहे हो, ये बोरोइंग्स में कौन सी चीजें एक्सक्लूड करनी है, यानी कि ये जब बोरोइंग की लिमिट देखो, जनरली क्या ये सेक्शन बोलना चाहता है, जब भी आपकी कंपनी बोरो कर रही है, एग्जिस्टिंग बोरोइंग और फ्यूचर बोरोइंग का टोटल मिला के पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम से भी ज्यादा हो रहा है तो आपको मेंबर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। पर जब आप ये बोरोइंग्स की अमाउंट गिन रहे हो तो उसमें कौन सी चीजें एक्सक्लूड करोगे, कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करोगे? टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम द बैंकर, कंपनी के बैंक के पास से आप कोई टेम्पररी लोन ले रहे हो विच इज अप टू 6 मंथ, लाइक कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल लोन एक्सेट्रा, तो उसे बोरोइंग्स में नहीं गिनने का। उसके अलावा की हर एक लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, even working capital loan from other which is not from a banker, temporary loan from capital expenditure, together with all the borrowings, if it is exceeding paid up capital plus free reserves plus security premium, you need to pass a special resolution, जिसमें आप एक नई लिमिट अनाउंस करवाओगे कि कब तक बोरोइंग हो सकती है। अगर उस लेंडर ने पैसे आपको दे दिए विदाउट द नॉलेज कि आप ये लिमिट एक्सीड कर दिए और वो प्रूव करता है कि ही वाज बोनाफाइड, तो उस लेंडर के कोई भी राइट को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। लास्ट पॉइंट जिसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, टू रेमिट और टू गिव द टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम द डायरेक्टर। डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर को आपने कोई लोन दी थी और उसका ड्यू टाइम आ चुका है, इंटरेस्ट का या रीपेमेंट का, बोर्ड अपने आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। अगर उसको एक्सटेंड करना है तो कंपलसरी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़े। So these were the 4 points wherein along with board meeting resolution you also need to pass a special resolution. Mind well, सबसे पहला अधिकार ये डिसाइड करने का तो हमेशा बोर्ड का ही रहेगा। अगर बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन नहीं है तो मेंबर स्पेशल रिजोल्यूशन करके कंपनी को ऐसे बेच नहीं सकते। सबसे पहले बीएमआर, उसके बाद एसआर, ये एक हायरार्की रहती है जो कंपलसरी फुलफिल करनी ही पड़ती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ सेक्शन 177, 178। ये दो सेक्शन में टोटल 4 कमिटीज के बारे में बताया गया है जो कुछ कुछ कंपनीज को मैंडेटरीली फॉर्म करनी पड़ती है। ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, विजिल मैकेनिज्म, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। ये कमिटीज हर एक कंपनी को मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं कंपनी को मैंडेटरी है जो पर्टिकुलरली रूल्स में बोला गया है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडिट कमिटी। ऑडिटर्स कमिटी, ऑडिट कमिटी, ये कमिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये ऑडिटर के द्वारा दिए गए क्वालिफिकेशंस को रिव्यू करेगी, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में बोर्ड को हेल्प करेगी। ये कमिटी जनरली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को भी अप्रूव करती है, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को चेक करती है। ये अनबायस्ड पूरी कमिटी है जिसमें मेजॉरिटी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। ये
कब फॉर्म करनी पड़ती है? ये तब फॉर्म करनी पड़ती है जब जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल होता है, यानी कि लिस्टेड कंपनी या तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, या तो टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या लोन बोरोइंग डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज्यादा। ऑडिट कमिटी किसको एप्लीकेबल नहीं होती? अनलिस्टेड, होली ऑन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड डोरमेंट कंपनी को। कॉम्पोजिशन क्या? ऑडिट कमिटी में कौन से मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर, यानी 3 तो एटलीस्ट होने चाहिए, अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसमें से मेजॉरिटी यानी मोर देन 50% शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ताकि ये कमिटी अनबायस्ड रहे। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन शुड बी एबल टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, उसे समझना आना चाहिए, और उसमें एक लाइन और ऐड करनी है, एटलीस्ट 1 पर्सन शुड बी एक्सपर्ट इन फाइनेंस रिलेटेड टास्क। एटलीस्ट 1 पर्सन शुड बी एक्सपर्ट। ऑडिट कमिटी का पर्पस और उसके फंक्शन क्या क्या? रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये पॉइंट गवर्नमेंट कंपनी में नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। दूसरा, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटरिंग द यूज ऑफ फंड्स इन IPO, इन्वेस्टिगेशन इन ऑल द मैटर्स अबव। ये सारी चीजें ऑडिट कमिटी के फंक्शंस में रहती है। इसके अदर प्रोविजंस क्या? Auditor is having the right to participate in the audit committee meeting. Obviously, they can't vote, but they will participate. Board report, which generally comes every year with financial statement, it will disclose the composition of audit committee. And audit committee का एक दूसरा टास्क रहता है विजिल मैकेनिज्म को सुपरवाइज करने का। ये विजिल मैकेनिज्म क्या है बताता हूं बाद में। जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ कुछ कंपनीज को ऑडिट कमिटी नहीं बनानी पड़ती, दोज जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी विच आर अनलिस्टेड। अगर लगातार 3 सालों तक कोई भी कंपनी वो जो क्राइटेरिया है अपॉइंटमेंट का वो फुलफिल ना करे, तो तीसरे साल के बाद उनकी ऑडिट कमिटी को वो डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑडिट कमिटी के किसी भी प्रोविजन में वायोलेशन किया तो कंपनी को पेनल्टी लगेगी 5 लाख तक, ऑफिसर को लग जाएगी 1 लाख तक। देन सेक्शन 177, विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म क्या होता है? इट्स लाइक अ विसल ब्लोइंग। कभी भी किसी एम्प्लॉय को अपने सीनियर के बारे में कुछ कंप्लेन करनी है, कुछ गलत हो रहा है कंपनी में, वो सीधा किसी मैनेजमेंट को बताना है, पर उनको डर है कि ये करने की वजह से शायद उनकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, और इसीलिए कुछ बड़ी कंपनी को विजिल मैकेनिज्म का एक प्रोविजन रखना पड़ता है, जहां पे कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है फॉर विजिल मैकेनिज्म। कोई भी बंदे को ऐसा विसल ब्लोइंग करना है, वो उनके पास जाके कर देने का। इट विल बी ऑन पेपर, बट स्टिल the name will be hidden so that nobody is at any cost in any problem. अगर कंप्लेन किसी विजिल मैकेनिज्म के बंदे के पास ही जाती है तो वो बंदा खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। विजिल मैकेनिज्म अगर ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी खुद ये टास्क करेगी, अगर नहीं है ऑडिट कमिटी तो बोर्ड करेगा ये। हाँ, विजिल मैकेनिज्म ये भी ध्यान रखेगा कि कोई गलत कंप्लेन भी नहीं कर रहा है किसी और को फंसाने के लिए। कौन सी कंपनी को विजिल मैकेनिज्म मैंडेटरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी। दूसरा, एनी कंपनी, इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो विच इज हैविंग पब्लिक डिपॉजिट। यहां पे अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। या तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका दूसरा बोरोड मनी मोर देन 50 करोड़ है, ऐसी कंपनी को विजिल मैकेनिज्म के प्रोविजंस रखने पड़े। इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच एम्प्लॉय कैन रिपोर्ट द मिसबिहेवियर, फ्रॉड एक्सेट्रा विच इज हैपनिंग इन द कंपनी। रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न फॉर डायरेक्टर और एम्प्लॉय, प्रोटेक्ट अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, एक्शन अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट, ये भी एक टास्क रहेगा। थोड़े रूल्स मैंने यहां पे लिखे हुए। फॉर कंपनीज हु हैव ऑडिट कमिटी, रोल ऑफ विजिल मैकेनिज्म विल बी प्लेड बाय ऑडिट कमिटी themselves. For company which is not having audit committee, like private company, but still having more than 50 crore of borrowing, then board will nominate a person to discharge the function. Vigil mechanism should ensure that no false complaint should be registered. कोई भी गलत कंप्लेन करके किसी को फंसा नहीं रहा है. And if yes, then take appropriate action. If the complaint is against the member of audit committee who is handling the task of vigil mechanism, उसके सामने ही है complaint, तो क्या करोगे? That person will recuse, he will step down from the procedure. अगर बोर्ड ने कोई बंदा अपॉइंट किया, उसके सामने कंप्लेंट है तो वो बंदा हटके बोर्ड कोई दूसरा बंदा अपॉइंट करेगा. अगर इसमें कोई प्रोविजन में कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी कितनी? सेम एज ऑडिट कमिटी, दैट इज 5 लाख और 1 लाख. फिर आता है सेक्शन 178
नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, NRC। कंपनी में नया डायरेक्टर कौन होना चाहिए, उसके नाम सजेस्ट करो, डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन क्या होने चाहिए, सीटिंग फीस कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। किसके लिए मैंडेटरी है? सेम एज ऑडिट कमिटी, यानी कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इन विच पेड अप कैपिटल इज 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, बोरोइंग्स मोर देन 50 करोड़, नॉट एप्लीकेबल फॉर सेम एज ऑडिट कमिटी, जेवी, होली ओन सब्सिडरी, डॉर्मेंट कंपनी। इसका कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एटलीस्ट 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी देखो, ऑडिट कमिटी के कॉम्पोजिशन में उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव वर्ड यूज नहीं किया था, और यहां पे उन्होंने वहां पे मेजॉरिटी 50% बोला था, यहां पे एटलीस्ट 50% है, यानी कि इक्वल टू 50% भी ओके। हाँ, ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसमें एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं आएंगे, बाकी के कोई भी आ सकते हैं। इसका पर्पस और फंक्शन क्या? आइडेंटिफाई द पर्सन कैपेबल टू बी अ डायरेक्टर, फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया, रेम्यूनरेशन, पॉलिसी ऑफ रेम्यूनरेशन, क्रिएट बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस रेम्यूनरेशन, फिक्स पे, वेरिएबल पे, ये सब तय करके बताओ ताकि डायरेक्टर को काम करने में ऐसा मजा आए। ये सारी चीजें गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट के लिए अप्लाई होगी, डायरेक्टर्स के लिए नहीं, क्योंकि डायरेक्टर्स गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। वायोलेशन अगर हुआ तो पेनल्टीज आर सेम एज ऑडिट कमिटी। जो इस पर्टिकुलर कमिटी का चेयरपर्सन है वो जनरल मीटिंग भी अटेंड करेगा ताकि वो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। लास्ट कमिटी है सेक्शन 178, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर। अगर आपकी कोई भी कंपनी है जहां पे मोर देन 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या डिपॉजिट होल्डर है, तो आपके पास होनी चाहिए एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, जहां पे कोई भी स्टेक होल्डर अपनी कंप्लेंट रख सकता है, ग्रेवियांस रख सकता है। दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ सेक्शन 8 कंपनी। कौन कौन रहेगा इस कमिटी में? चेयरपर्सन फिक्स है, नॉन एग्जीक्यूटिव रहेगा, बाकी के मेंबर जिस तरीके से बोर्ड को रखना है उस तरीके से, हु कैन बी एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, हु कैन बी नॉन एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। पर्पस क्या? सॉल्व इन्वेस्टर कंप्लेंट, बस यही एक पर्पस है। चेयरमैन ऑफ द कमिटी विल अटेंड एजीएम, कॉन्ट्रावेंशन किया तो 5 लाख 1 लाख पेनल्टी। हाँ, ये कमिटी ने कोई ग्रेवियांस सॉल्व नहीं की अंडर गुड फेथ, इट इज नॉट अ वायोलेशन, क्योंकि उनके हाथ में नहीं था वो। याद रखना, जहां जहां पे बातें हो रही है लिस्टेड कंपनी की, वहां वहां पे जो प्रोविजंस होते हैं ना, वो एलओडीआर, सेबी की जो एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की गाइडलाइंस है, उस हिसाब से पहले काम करेंगे। तो लिस्टेड कंपनी में कमिटीज जो बनती है, वहां पे आप जो एलओडीआर की रिवीजन करवाएंगे सर, वहां पे वो लोग बताएंगे ही, और वो लिस्टेड कंपनी के प्रोविजंस आपको पहले फॉलो करने पड़ेंगे, एंड नॉट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 189 क्या बोलता है? रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड। सेक्शन 184 का कॉन्ट्रैक्ट है या रिलेटेड पार्टी का 188 का, ऐसे हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा रजिस्टर होना चाहिए जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना पड़ेगा। और वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे तो रखो, पर उसके साथ साथ जब भी बोर्ड मीटिंग हो रही है तब उस प्लेस पे रखो ताकि हर एक डायरेक्टर साइन कर पाए। जब भी एजीएम हो रही है तो उस प्लेस पे रखो ताकि कोई भी मेंबर उसे इंस्पेक्ट कर पाए। बाकी के हर एक दिन रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, और उसके एक्सट्रैक्ट 7 दिन के अंदर मिल जाएंगे मेंबर को। पैसा लगेगा पर पेज मैक्सिमम 10 रुपया। डायरेक्टर शैल गिव रिलेवेंट डिस्क्लोजर टू बी एंटर्ड इन दिस पर्टिकुलर रजिस्टर। जब भी वो अपॉइंट होते हैं एज अ डायरेक्टर, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, या जब से उनकी अपॉइंटमेंट रिलिंक्विश होती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो अपडेट हो जाना चाहिए। ये एक्सेप्शन थोड़े ध्यान में रखना। वो ट्रांजैक्शन विच इज मियरली कन्फिन्ड to sale and purchase of goods and services and the value is only up to 5 lakh in a year, वो रजिस्टर में इंक्लूड नहीं करने का, चिंदी चीजें इंक्लूड नहीं करने की। नो रजिस्टर टू बी मेंटेन बाय अ बैंकिंग कंपनी फॉर द ट्रांजैक्शन विच इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर ये रजिस्टर में कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो पेनल्टी 25,000 तक की। ये सेक्शन 8 कंपनी को तभी लगेगा जब कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू मोर देन 1 लाख है। ऑब्वियसली अगर सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो 5 लाख की लिमिट पहले ही बता दी। लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में करना है, विच इज सेक्शन 192, रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर। पता है सिंपल क्या बोलता है? कंपनी के पास से उसका डायरेक्टर या उसकी रिलेटेड पार्टी कोई भी असेट अक्वायर नहीं कर पाएंगे अदर देन बाय पेइंग कैश। बार्टर सिस्टम नहीं चलेगी।
कंपनी भी किसी डायरेक्टर या दूसरी होल्डिंग सब्सिडियरी के पास से बार्टर सिस्टम में यानी अदर देन कैश कोई एसेट एक्वायर नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर कंपनी को एक्वायर करनी है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके एक्वायर कर सकते हैं, पर उसके अलावा नहीं। ये 192 बहुत ज्यादा जरूरी था टू स्टॉप द डायरेक्टर्स टेकिंग द एसेट ऑफ द कंपनी एट अ वेरी लोअर वैल्यू अदर देन कैश। मॉनेटरी वैल्यू से दो तो जाके शेयर होल्डर को वो पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नो कंपनी शैल एंटर इनटू एनी अग्रीमेंट और अरेंजमेंट बाय विच director of the company or its holding company or subsidiary company or associate company or any connected person will acquire any asset for a consideration other than cash। कर ही नहीं सकते। और उल्टा, no company will acquire asset from such director other than cash unless prior approval is accorded in the resolution in general meeting। यानी कि अगर ये करना है तो members का ordinary resolution पास करवा दो। and if it is from holding then ordinary resolution to be done in holding company also। अगर holding company है उसके related party के पास से acquire करना है तो आपकी कंपनी का ordinary resolution तो होगा, उसके साथ साथ उस holding company का ordinary resolution भी चाहिए। ये जो resolution है उसमें आपको registered valuer का एक रिपोर्ट देना पड़े कि asset की वैल्यू कितनी है। अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट हुआ जो इस सेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है तो ये मनी रेस्टिट्यूट करना, लॉस जहां जब पे पॉसिबल है वो भी आपको रिकवर कर देना पड़े। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर सकते हो अगर हो सकता है तो। और जो सामने वाला बंदा है अगर अनअवेयर था इस केस के बारे में तो उसके राइट्स को, अगर वो बोनाफाइड था तो उसके राइट्स को अफेक्ट नहीं होगा, पर पेनल्टी तो डर ही देंगे सो फार एज 192 इज कंसर्न। सो दैट वाज अ स्मॉल सेक्शन ओनली। सो हियर वी हैव कवर्ड from section 173 practically all the section of 192 which is important for the exam. This chapter is most important for the exam. इसका all detailed discussion with all the module question answers, some with examples I have already done in the fast track course which is available on online.jkshah classes. Thank you so much.